नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा जो शिक्षण कौशल का टॉपिक चल रहा था उसमें आज हमारा 5वां टॉपिक होगा और वो होगा प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। इससे हमने 4 टॉपिक कर चुके थे पहले और इसके इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे उसको भी कर चुके थे। तो अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे होंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। और एक चीज़, इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम पर चले जाइए, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको बता दूं कि ये वीडियो मैं एक्स-रीड पब्लिकेशन की एक बुक आती है जो प्राइमरी सुपर टेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, उसी बुक से आपको थ्योरी वाला पोर्शन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो दिए गए होते हैं उसको मैं आपको करा रहा हूँ। शिक्षण कौशल से आपको पता ही होगा कि 10 नंबर का प्रश्न जो है आपके एग्जाम जो प्राइमरी सुपर टेट का होता है उसमें पूछा जाता है। तो काफ़ी ये महत्वपूर्ण टॉपिक है शिक्षण कौशल का, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। तो इस टॉपिक को वीडियो अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। और एक चीज़ आपको बता दूं कि विभिन्न नोट्स जो सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट के लिए जो महत्वपूर्ण होता है उसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर शेयर करता रहता हूँ। तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर वहाँ से हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। जब भी आपको मैं नोट्स दूंगा एग्जाम के रिलेटेड तो आप उस नोट्स को प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए दोस्त, अब सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पर। और आज का हमारा टॉपिक है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है और ये एक डीएलएड का पार्ट होता है, मतलब डीएलएड सेमेस्टर में होता रहता है। तो उसमें एक सब्जेक्ट के रूप में प्रारंभिक शिक्षा का नवीन प्रयास का अलग से पेपर भी होता है। तो ये डीएलएड के भी लिए महत्वपूर्ण है और प्राइमरी सुपर टेट के लिए शिक्षण कौशल में ये टॉपिक दिया गया है। वर्तमान भारतीय समाज प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता, ये अलग से आता है, तो इसके लिए भी महत्वपूर्ण है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन इतने अच्छे अच्छे पॉइंट दिए गए हैं तो आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें दिए गए हैं। तो चलिए दोस्त, सीधे अपना पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं। और पहला हमारा पॉइंट है महत्वपूर्ण 86वें संविधान संशोधन सन 2002 में। याद रखिएगा, सन 2002 में, ये सन दिया नहीं गया है, मैं आपको बता रहा हूँ। सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम आया और वह अनुच्छेद 21 क में रख दिया गया था। पहले ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत था, लेकिन अब इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया 21 क में रखकर। तो ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार बना दिया गया था 86वें संविधान के द्वारा। अगला पॉइंट 24 दूसरा में क्या कहा गया है 24(2) में कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी नागरिक को केवल धर्म, जाति, लिंग, भाषा इनमें में किसी आधार पर प्रवेश पर लेने से रोका नहीं जाएगा। अनुच्छेद हमारा 24(2) क्या कहता है कि अगर राज्य का कोई भी शिक्षण संस्थान होता है, अगर वो राज्य द्वारा अनुदान उसमें दिया जाता है तो उसमें धर्म, जाति, लिंग, भाषा के आधार पर अगर आप किसी को प्रवेश नहीं देते हैं तो वह एक कानूनन अपराध माना जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नहीं आप रोक सकते हैं उसको प्रवेश लेने के लिए इन चीज़ों पर। तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं अनुच्छेद 30। काफ़ी महत्वपूर्ण ये अनुच्छेद होते हैं जो शिक्षण कौशल के लिए आपके महत्वपूर्ण होते हैं। 30 अनुच्छेद कहता है, इसके अंतर्गत शिक्षण संस्थानों की स्थापना, प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों को अधिकार दिया गया है कि आप शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, उस पर प्रशासन कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं आप। अनुच्छेद 30 के तहत ये अल्पसंख्यकों को अधिकार दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये मौलिक अधिकार है। आगे चलते हैं। मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत कहा जाता है। आप लोग जब हमारा पिछले वीडियो जो वर्तमान भारतीय समाज होगा वो वाली वीडियो आप लोग देखे ही होंगे, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो ये मैकाले था इसको लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष बना दिया गया था। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा चुना गया व्यक्ति आया था और इसको लोक शिक्षा समिति का उसी समय अध्यक्ष बना दिया गया था। इसको शिक्षा व्यवस्था के अच्छे प्रभाव के लिए, मतलब अच्छा व्यवस्था करने के लिए इसको सौंपा गया था।
इसने क्या हुआ कि निस्यंदन का सिद्धांत दिया था, आप लोगों को मैंने उस वीडियो में बताया था। और उसके बाद एक व्यक्त बात इसने बोला था जिससे इसकी भारत वालों लोगों ने मतलब भारत के लोगों ने काफ़ी आलोचना किया था। और वह व्यंग बात थी कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तक की एक अलमारी भारत तथा अरब समत साहित्य के अधिक मूल्यवान होती है, ये स्टेटमेंट कहा था। तो याद रखिएगा, निस्यंदन का सिद्धांत, पहले उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षा दी जाती थी, फिर धीरे धीरे वो शिक्षा छनकर निम्न वर्ग के लोगों तक पहुंच जाती थी। ये था निस्यंदन का सिद्धांत। अंग्रेजी शिक्षा को चालू करने के लिए भारत में इसी ने कहा था, इसी का प्रभाव था। आगे चलते हैं और अगला पॉइंट है, अवरोध से तात्पर्य है किसी बच्चे को एक ही कक्षा में एक वर्ष से अधिक बार रोका जाना अवरोध कहलाता है। आप लोग जब अब हटांग समिति में वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा में समिति के बारे में आपको पढ़ाऊंगा, हटांग समिति वो वाली वीडियो बनेगी, धीरे धीरे उसमें भी बनेगी। तो उसमें मैं बताऊंगा कि हटांग समिति जब 1929 में आई थी तो उसने अवरोध की समस्या पर काफ़ी बात किया था। अवरोध की समस्या पर उसने काफ़ी बात किया था वो समिति ने। तो हटांग समिति ने जो अवरोध और अपव्यय और अवरोध की समस्या पर बात किया था। अवरोध यहाँ पर दिया गया है। अवरोध का मतलब होता है, आपको बता देता हूँ कि अवरोध से तात्पर्य है बच्चे का एक ही कक्षा में एक वर्ष से अधिक बार पढ़ना। मतलब एक बार से अधिक बार पढ़ने का मतलब कि वो फेल होगा तभी पढ़ेगा। फेल होने की स्थिति को अवरोध कहा जाता है। लेकिन अपव्यय का मतलब होता है कि शिक्षा के बीच में ही स्कूल को छोड़ देना। जैसे कि कक्षा का वातावरण बच्चों के अनुकूल नहीं होता है तो बच्चे क्या करते हैं कि विद्यालय को ही बीच की ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, वो अपव्यय कहलाता है। डिटेल में हम हटांग समिति जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताऊंगा। अगला पॉइंट, 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची में रख दिया। पहले यह राज्य सूची का विषय था। देखिए, हमारे संविधान में 3 सूचियां होती हैं। 3 सूचियां, 7वां भाग जो है सूचियां 7वीं अनुसूची में 3 भाग दिए गए हैं। 3 भाग याद रखिएगा, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। समवर्ती सूची में दोनों कानून बनाते हैं, केंद्र और राज्य दोनों, और केंद्र सूची में केंद्र बनाएगा, राज्य सूची में राज्य बनाएगा। ये समवर्ती सूची में जो है पहले जो शिक्षा थी वो राज्य सूची का विषय था। लेकिन 42वें संविधान संशोधन, ध्यान रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन सन 1976 में इसको समवर्ती सूची में सम्मिलित कर दिया गया था। अब इसमें केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है शिक्षा के संबंध में। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं और अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी का गठन 1 सितंबर 1961 को किया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी का पूछेगा कि स्थापना कब किया गया था, तो 1 सितंबर 1961 को मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह केंद्र स्तर की एक शिक्षा संबंधी संस्था होती है जो शिक्षा के क्षेत्र में नए नए शोध करती है, नए नए खोज करती है, और जो पाठ्यक्रम होता है हमारे विद्यालयों का, मतलब प्राथमिक स्तर के जो भी 1 से 12 तक के विद्यालयों का जो पाठ्यक्रम होता है उसका निर्धारण भी एनसीईआरटी ही करती है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगला पॉइंट, भारतीय संविधान के भाग 4 में उल्लिखित नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है कि प्राथमिक स्तर के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किया जाएगा। नीति निर्देशक तत्व जो होता है वह अनुच्छेद 35 से 51 तक है। आपको थोड़ा मैं चीज़ें बता देता हूँ। अनुच्छेद जो हमारा 45 कहता है, 45 कि वह 6 वर्ष जो कम उम्र के बच्चे होते हैं, 6 या 5 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उनको निःशुल्क शिक्षण व्यवस्था, लालन पालन पोषण की व्यवस्था जो है राज्य सरकार करेगी। लेकिन अभी क्या है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं इनका संशोधन किया गया था, और 86वां संशोधन 2002, अभी मैंने आगे ही बात किया, उसको मौलिक अधिकार 21A में रख दिया गया था। पहले ये 45 अनुच्छेद में ही था, लेकिन अब ये वहां से हटाकर मौलिक अधिकार में रख दिया गया था। तो यही चीज यहाँ पर आपको समझना है। आगे चलते हैं। भारत में 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को वर्ष 2010 तक किसी भी दशा में कक्षा 8 तक का
अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना और सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य प्राप्त करना था। सर्व शिक्षा अभियान की बात करें तो इसका प्रारंभ 2004 में उत्तर प्रदेश में किया गया था और इसका लक्ष्य था कि सभी बच्चों को 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनको 2010 तक अनिवार्य जो शिक्षा होती है 8 तक की, कक्षा 8 तक की, वो पूर्ण कराई जाए, इस लक्ष्य को पूरा किया जाए। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आगे चलते हैं और हमारा अगला पॉइंट है मध्याह्न भोजन योजना 15 अगस्त 1995 को, डेट याद रखिएगा 15 अगस्त 1995 को, थोड़ा जूम हो रहा है, 15 अगस्त 1995 को प्रारंभिक शिक्षा के लिए पौष्टिक सहायता हेतु नामांकन बढ़ाने तथा बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए पौष्टिक सहायक कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था। तो ये चीजें याद रखिएगा, कभी कभी पूछता है कि ये मध्याह्न भोजन किसके लिए शुरू किया गया था, क्यों शुरू किया गया था। ऑप्शन में यही सब आपको रहेगा, पौष्टिक सहायता हेतु, नामांकन संख्या बढ़ाने हेतु, बच्चे की उपस्थिति को बढ़ाने हेतु पौष्टिक सहायता कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था मध्याह्न भोजन 15 अगस्त 1995 को। और 15 अगस्त को हमारा देश 1947 को आज़ाद भी हुआ था। तो ऐसे जोड़कर आप याद रखिएगा, इसका डेट काफ़ी पूछा जाता है। संवैधानिक अधिदेश 1950, संविधान के आरंभ से 10 साल के भीतर राज्य जब तक बच्चे 14 वर्ष साल पूरा ना करें तब तक सभी बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराएगा। ये संवैधानिक अधिदेश था 1950 का ये था, तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं और अगला मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आ गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। इंपोर्टेंट ये पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बन सकता है। यह सुनिश्चित किया गया है कि 21वीं सदी में प्रवेश करने से पहले 14 वर्ष के सभी बच्चों को संतोषजनक गुणवत्ता से मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। ये स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, पूछेगा कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था, तो 1986 का जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी उसने दिया था। इंपोर्टेंट है, काफी इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट जेपी उन्नी कृष्णन फैसला 1993 में आया था। इस देश के 14 वर्ष के प्रत्येक शिशु नागरिक को मुफ्त शिक्षा पाने का अधिकार होता है। ये जो है इस एक विवाद था तो उसमें फैसला 1993 में आएगा। उपस्थिति कम होने के चलते मध्याह्न भोजन की शुरुआत की गई थी। तो ये तो हमने पहले ही बात कर लिया था। अब आगे चलते हैं। अब देखिए इसको समझिए थोड़ा। संविधान का अनुच्छेद 21(1) के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार एक इच्छित अधिकार माना जाता है। इच्छित अधिकार मतलब आपकी इच्छा अनुसार अधिकार ये है 21(1) के अंतर्गत कि आप जाकर शिक्षा ले सकते हैं। हालांकि ये अनिवार्य भी है, लेकिन एक इच्छा के अनुसार है कि आप कहाँ जाकर ये शिक्षा ले सकते हैं फ्री में। अनुच्छेद 21 के तहत ये मौलिक अधिकार हो जाता है, इसीलिए इच्छित अधिकार हो जाता है। अगला पॉइंट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 भी शिक्षा के अधिकार के बारे में ही संकेत करता है। जो अनुच्छेद 19 है ये स्वतंत्रता का अधिकार है और इसका भी शिक्षा के बारे में एक पॉइंट लिखा जाता है। इसका भी उल्लेख शिक्षा के बारे में भी किया गया है। मतलब आप जहां भी चाहें, जैसी भी शिक्षा चाहें, जिस स्थान से शिक्षा चाहें, आप स्वतंत्र है लेने के लिए, ये 19 में कहा गया है। अब आगे चलते हैं और अगला पॉइंट है अनुसूचित जनजाति के लिए शिक्षा तथा अन्य अधिकारों से वंचित समुदायों के उत्थान के लिए भारतीय संविधान में विशेष प्रदान किया गया है, जिससे उनका समुचित विकास हो सके। तो अनुच्छेद 29 और 30 इसीलिए तो है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। तो ध्यान रखिएगा। यशपाल समिति की बात करें तो यह 1992 में आई थी और शिक्षा बिना बोझ के रिपोर्ट जो है इसने प्रस्तुत किया था। यशपाल समिति 1993 में अपना प्रस्तुत किया था। तो आया था 92 में और प्रस्तुत किया 1993 में, ध्यान रखिएगा। इसका पॉइंट एक है कि शिक्षा बिना बोझ का होना चाहिए। और इसने ही एक बात कहा था कि बच्चों को गृह कार्य देने का मतलब ये नहीं हुआ कि बच्चों को घर पर बाध्य करना है, ध्यान रखिएगा। और बच्चों का बड़ा बड़ा जो बैग होता है वो उनकी शिक्षाओं का मतलब वो उनकी शिक्षा व्यवस्था का फेलियर माना जाता है। ये भी स्टेटमेंट ये कोठारी आयोग ने ही दिया था।
अगला पॉइंट है कोठारी आयोग की नियुक्ति 1964 में दौलत सिंह कोठारी 64 में आया, 66 में रिपोर्ट दिया, दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में किया गया था। कोठारी आयोग एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोठारी आयोग ने प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च जो विश्वविद्यालय शिक्षा होती है, शिक्षा के महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। तो ये एक ऐसा आयोग था कोठारी आयोग जो तीनों शिक्षा व्यवस्था पर बात किया था, इंपॉर्टेंट है। और 10+2+3 वाली शिक्षा की जो प्रणाली है उसकी भी बात कोठारी आयोग ने किया था। हालांकि लागू 1968 वाली जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी पहली भारत की, उसमें इसको लागू किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, आगे भी उसकी अभी हम चर्चा करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 24 जुलाई 1968 को भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई थी और ये पूरी तरह से कोठारी आयोग के प्रतिवेदन पर आधारित थी। जैसे आगे देखते हैं, यह नीति पूर्ण रूप से कोठारी आयोग के प्रतिवेदन पर आधारित थी, यहाँ पर लिख भी दिया गया है। तो अगर प्रश्न पूछे कि 10+2+3 की संरचना, ये आप लोग जानते होंगे, 10+2+3 की संरचना कोठारी आयोग दिया। लागू जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में इसको किया गया था। वो एक आयोग था, ये एक नीति है, लागू नीति करती है, आयोग तो एक सुझाव देता है, ये समझिएगा। अगला पॉइंट, सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन के प्रति उत्तरदायित्व प्रशासनिक अंग थे इसके, मतलब जो राष्ट्रीय कहा गया, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 आई थी उसमें बात कही गई थी। जैसे कि BRC ब्लॉक रिसोर्स सेंटर की स्थापना किया गया, CRC क्लस्टर रिसोर्स सेंटर की स्थापना किया गया था, और MGLC एंड AIEED प्राथमिक शिक्षा के लिए सर्व शिक्षा अभियान को आरंभ करने का एक प्रमुख निकाय भी बनाया गया था, जो ये एक निकाय था। तो ये चीजें थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के रिलेटेड, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं, अगला हमारा पॉइंट है और ये है SCRT। हमने पढ़ा था NCRT, अब ये है SCRT। ये क्या चीज़ है इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, याद रखिएगा, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। कभी कभी इनका फुल फॉर्म भी लोग पूछ देते हैं कि SCRT का फुल फॉर्म क्या होता है और NCRT का फुल फॉर्म क्या होता है। तो कभी कभी ये लोग पूछ देते हैं, इस चीज़ को पता रहेगा तो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है। NCRT का मतलब होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, लेकिन वहीं पर अगर SCRT पूछ देता है तो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, सिर्फ S और N में अंतर है, स्टेट S रहेगा और N नेशनल हो जाता है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ये राज्य की जो शिक्षण व्यवस्थाएं होती हैं उसका संचालन करने के लिए जाना जाता है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। चलिए, शिक्षा के गुणवत्ता एवं सटीकता प्राप्त करने, दृष्टिकोण और मूल्यों के उन्नयन के साथ शिक्षक के शिक्षण कौशल एवं ज्ञान में वृद्धि करने, अनुसंधान एवं नवाचार के संसाधनों का प्रकाशन करने, छात्रों के देशभक्ति और जिम्मेदारी, स्वस्थ दृष्टिकोण, उत्पादन एवं रचनात्मकता का विकास करने के उद्देश्य से राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण की स्थापना किया गया था। इसकी स्थापना 1981 में किया गया था और इसका मुख्यालय लखनऊ में है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। हर राज्य का अपना राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद होता है, जैसे यूपी का है, और यूपी का मुख्यालय इसका मुख्यालय जो है, मतलब स्थापना इसका जो है लखनऊ में हुआ है। ठीक, याद रखिएगा इतनी चीज। और 1981 में इसकी स्थापना हुआ था, लेकिन NCRT की स्थापना 1961 में हुआ था, 1 सितंबर 1961 को। ध्यान रखिएगा उस डेट को, 1 सितंबर 1961 को NCRT, और SCRT 1981 में स्थापना हुआ था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसको CBSE कहा जाता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये भी काफ़ी अच्छा चीज़ है। भारत के स्कूली शिक्षा का एक प्रमुख बोर्ड है। इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। इसके अध्यक्ष वरिष्ठ IAS अधिकारी जो होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष कोई भी हो ये मतलब नहीं, वरिष्ठ IAS अधिकारी जो होते हैं उसके अध्यक्ष होते हैं। आगे चलते हैं, इसके प्रमुख उद्देश्य क्या है उसको थोड़ा समझते हैं, काफ़ी, क्योंकि उद्देश्य इसका काफ़ी पूछे जाते हैं किसी भी चीज़ का।
शिक्षा संस्थानों को अधिक प्रभावशाली ढंग से लाभ पहुंचाना, उन विद्यार्थियों को शैक्षिक आवश्यकताओं की प्रति उत्तरदायित्व होना जिनके माता पिता केंद्र सरकार के कर्मचारी और निरंतर स्थानांतरीकरण पदों पर कार्यरत हो। मतलब उन बच्चों को लाभ पहुंचाना जिनके माता पिता केंद्र सरकार के कर्मचारी हो और उनका निरंतर स्थानांतरण होता रहता है इधर से उधर। तो उनके बच्चों को लाभ पहुंचाने के लिए CBSE की स्थापना किया गया था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना किया गया था 1992 में। तो ध्यान रखिएगा, बस इतना चीज याद रखेगा, उन माता पिता के बच्चों को लाभ पहुंचाने के लिए जिनके माता पिता केंद्र सरकार के कर्मचारी है और उनका इधर उधर हमेशा स्थानांतरण तबादला होता रहता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। और कुल अगर बात करें कितने हैं तो 897 जो है केंद्रीय विद्यालय हैं। इसका ध्येय वाक्य की बात करें तो अस्तो मा सद्गम्य इसका ध्येय वाक्य है। और हे प्रभु हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, इसका अर्थ होता है अस्तो मा सद्गम्य, हे प्रभु हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, इसका ध्येय वाक्य आप हिंदी में कह सकते हैं। अब चलते हैं, ये हमारा जो CBSE था, अब यहाँ पर आ जाते हैं केंद्रीय विद्यालय CBSE, याद रखिएगा वो उतना ही चीज है। आगे चलते हैं केंद्रीय विद्यालय, इसके भी बारे में बात करते हैं। ये भी केंद्र स्तर की संस्था होती है। चलिए, भारत के प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा का प्रबंधन है जो मुख्यतः भारत की केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों के लिए बनाया गया है। देखिए, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों के लिए ये भी, और यह भारत के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से अनुबंधित है। तो ये आप चीज याद रखेगा, यह केंद्र सरकार के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत अनुबंधित है ये केंद्रीय विद्यालय। इस समय भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 1128 है, इससे अधिक भी हो सकती है। इसके अतिरिक्त विदेश में 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं जिसमें भारतीय दूतावास के कर्मचारी तथा अन्य प्रवासी भारतीयों के बच्चे उसमें पढ़ते हैं। विद्यालयों में भारत के राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के पाठ्यक्रम का अनुसरण होता है। NCERT जो होती है उसके पाठ्यक्रम जो बनाता है उसका अनुसरण इस केंद्रीय विद्यालय में किया जाता है। इसका प्रवेश भी लिया जाता है। कभी कभी देखते होंगे कि एग्जाम होता है केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम, और बच्चे उसमें एग्जाम देते हैं और जो क्वालिफाई होते हैं उनका प्रवेश उसमें लिया जाता है। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय का संचालन केंद्रीय विद्यालय संगठन नाम के संस्था करती है। और इसका ध्येय वाक्य है विद्या सर्वत्र शोभते, यानी कि विद्या हर जगह शोभा देती है, शोभती है। ध्यान रखिएगा। और इसके प्राधिकारी जो होते हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय होता है। अब उसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कर दिया गया है। अब चलते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय, इसकी बात करते हैं। ये भी जितने हैं ना सब इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, तभी इसमें मैं इंक्लूड किया हूँ। देखिए, अब जवाहर नवोदय विद्यालय की बात करते हैं। भारत सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जाने वाली पूरी तरह से आवासीय सह शिक्षा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली के सम्मत शिक्षक परियोजना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत इसके अंतर्गत आवासीय विद्यालयों की भी कल्पना की गई है जिन्हें जवाहर नवोदय विद्यालय के नाम से दिया गया है, जो सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण प्रतिभाओं के आगे आने का उत्तम प्रयास है। इस योजना का प्रमुख लक्ष्य गांव-गांव तक उत्तम शिक्षा पहुंचाना है। उत्तम शिक्षा पहुंचाना है गांव-गांव तक। अभी इसके बारे में बताऊंगा पूरा डिटेल में। अब ये विद्यालय पूर्णतः आवासीय और निःशुल्क विद्यालय होते हैं और जहां विद्यार्थियों को निःशुल्क आवास, भोजन, शिक्षा, खेलकूद सामग्री उपलब्ध कराती है। यह हर जिले में एक होता है। जवाहर नवोदय विद्यालय ये हर जिले में एक होता है। अब इसके बारे में समझते हैं। देखिए, एक केंद्र स्तर का एक शिक्षण व्यवस्था बनाई गई है जिसको जवाहर नवोदय विद्यालय या अथवा नवोदय विद्यालय के नाम से जाना जाता है। इसका भी प्रवेश लिया जाता है एग्जामों के द्वारा। ये विद्यालय क्या करता है कि ये हर जिले में एक स्थापित किया जाता है और ये उन बच्चों को बढ़ावा देता है जो मेधावी होते हैं। गांव-गांव में जो मेधावी होते हैं, शहरों में जो मेधावी बच्चे होते हैं, उनको इसमें बढ़ावा मिलता है। और एक चीज ये थी कि ये आवासीय विद्यालय है, वहां पर हर चीज की सुविधा आपको मिलती है। रहने के लिए बच्चों को खाना, भोजन, खेलकूद की सभी व्यवस्था इस विद्यालय में, जवाहर नवोदय विद्यालय में दिया जाता है।
तो याद रखेगा, इंपोर्टेंट है, स्थापना 1985 में किया गया था। आगे चलते हैं और उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विद्यालय इसकी भी बात किया जाएगा, इंपोर्टेंट है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। प्रयागराज में स्थित ये सार्वजनिक विद्यालय है, यह राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन के नाम पर है और इसका स्थायी परिसर प्रयागराज के स्थित फार्मा पार्क मऊ में है। तो इलाहाबाद में स्थित है, बस इतना याद रखिएगा। इसके बारे में अगर हम बात करें तो इस विद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय अधिनियम 1999 के तहत उत्तर प्रदेश में के अंतर्गत इस हुआ था और इस विश्वविद्यालय में दूरस्थ शिक्षा योजना के अंतर्गत एक मुख्य विश्वविद्यालय बनाया गया है, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश के सुनियोजित ढंग से उच्च शिक्षा का प्रसार दूरस्थ प्रणाली के माध्यम से संचालित हो सके। आबादी के एक बड़े क्षेत्र में काम कर रहे लोगों, गृहिणियों और अन्य वयस्कों को उस शिक्षा से जोड़ने तथा उनके उन्नत भविष्य के लिए ज्ञानार्जन हेतु विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है और 1998 में इसकी स्थापना हुआ था और प्रथम सत्र का प्रारंभ जो है इसका 1999 में किया गया था। अब थोड़ा चीज़ों को समझिए, ये उत्तर प्रदेश जो उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय जो है ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। स्थापना 1998 में हुआ था और इसका प्रथम सत्र का संचालन 1999 में किया गया था। ये बातें थोड़ा ध्यान से रखेगा, लास्ट में मैं हर चीज़ों के अच्छे पॉइंट बताता हूँ आपको। ये विद्यालय ऐसे बच्चों को शिक्षा देने की व्यवस्था का उपलब्ध कराता है जो दूरस्थ होते हैं। दूरस्थ शिक्षा आप जानते हैं कि दूर से ही आप शिक्षा ले सकते हैं। उन बच्चों को जो अलग से पढ़ाई भी करते हैं, साथ में काम भी करते हैं, व्यवसाय भी करते हैं, तो उन बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने का एक अच्छा जरिया माना जाता है और एक बड़े से क्षेत्र को जनसंख्या, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भी ज़्यादा है, तो एक बड़े से क्षेत्र को ये शिक्षण प्रदान करने का कार्य करती है ये राजर्षि टंडन मुक्त विद्यालय। और ये राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन के नाम पर रखा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति है राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी, फेमस व्यक्ति हैं, तो इन्हीं के नाम पर रखा गया था। इतना इससे बस इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने आपको बता दिया। अब आगे चलते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जिसको IGNOU भी कहा जाता है। इसकी बात करते हैं। भारतीय शासन अधिनियम द्वारा सितंबर 1985 में स्थापित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसका मुख्य कार्य दिल्ली में है, मतलब कार्यालय दिल्ली में है और यह दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। भारत और अन्य 33 देशों में लगभग 40 लाख विद्यार्थी इसमें अध्ययन करते हैं। यह विश्वविद्यालय भारत के मुक्त और दूरवर्ती अध्ययन का राष्ट्रीय संसाधन केंद्र भी है। यह दूरवर्ती शिक्षा के लिए दुनिया का नायक है। दूरवर्ती शिक्षा की बात हो रही है तो आप कहीं भी शिक्षा ले सकते हैं इसमें एडमिशन लेकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में। दूरवर्ती शिक्षा का मतलब, और राजर्षि जो उत्तर प्रदेश में था, ये केंद्र स्तर पर है, दिल्ली में इसकी स्थापना हुआ था। इसका ध्येय वाक्य है पीपुल्स यूनिवर्सिटी। पीपुल्स यूनिवर्सिटी जो है इसका ध्येय वाक्य होता है। अब आ जाते हैं राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की बात करते हैं। यह एक मुक्त विद्यालय है जो पूर्व स्नातक तक के विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थियों को शिक्षा प्रदान करता है। 1979 में केंद्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा एक परियोजना के रूप में चलाया गया था मुक्त विश्वविद्यालय। यह मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा भारत सरकार में नवंबर 1989 में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना हुआ था। जो अच्छा चीज होगा मैं जरूर उसको बताऊंगा। जुलाई 2002 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संगठन का नाम राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में बदलकर राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान कर दिया गया। इसका नाम जो है 2002 में बदल दिया गया था, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्था इच्छुक शिक्षार्थियों को मुफ्त एवं दूरस्थ शिक्षा विधा द्वारा अध्ययन और पाठ्यक्रम कार्यक्रम उपलब्ध कराती है। तो ये भी वही है, दूरस्थ शिक्षा के लिए ये भी है जो राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय संस्था, ये उसी के लिए भी है। आगे चलते हैं और अगला हमारा काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, उसको देखते हैं और ये लास्ट हमारा होगा इस वीडियो का। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय हिंदी संस्थान सुपरटेट में पूछा गया प्रश्न है। पूछा गया था कि ये कहाँ पर स्थित है। डीएलएड में तो कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। मैंने खुद डीएलएड का जब एग्जाम दिया था तो इस प्रश्न को हल किया था। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय हिंदी संस्थान
इसकी स्थापना जो है वाराणसी में किया गया है। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय हिंदी संस्थान की स्थापना वाराणसी में किया गया है। इसका कार्य क्या होता है थोड़ा समझते हैं। हिंदी के प्रसार के लिए कार्यरत संस्था है। यह उत्तर प्रदेश सरकार के भाषा विभाग के अधीन ही आती है और अन्य कार्यक्रमों के अलावा हिंदी के प्रसार हेतु विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के लिए साहित्यकारों को कई पुरस्कार भी प्रदान करने का कार्य करती है। ये जो हिंदी संस्थान है, राज्य हिंदी संस्थान, तो ध्यान रखिएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री इसके प्रदेन अध्यक्ष होते हैं। जो प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं उसके प्रदेन अध्यक्ष होते हैं और वहीं कार्यकारी अध्यक्ष और निर्देशक भी नियुक्त करते हैं। जो मुख्यमंत्री होते हैं वही नियुक्त करते हैं इसके कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्य निर्देशक। तो ये थे हमारे जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास से रिलेटेड। मैंने आपको पूरा बता दिया। जितने भी इसमें पॉइंट बताना काफ़ी महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखा करिए, क्योंकि अंत तक जब आप देखेंगे तो वीडियो को अच्छे पॉइंट आपको समझ में आएंगे। जल्द ही मैं इसका प्रैक्टिस सेट अगली वीडियो लेकर आऊँगा और वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।